नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लासेस में हमने नर व मादा जनन तंत्र कर लिए थे। उनकी स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड ग्रंथियां, स्रावित पदार्थ इत्यादि सभी बातें हमने कर ली थी। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे जो प्यूबर्टी एज है, परिपक्व अवस्था है, शुक्राणु और अंडाणु कब बनने लगते हैं, उन पर हार्मोन्स का क्या नियंत्रण है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोन नियंत्रण। हार्मोन नियंत्रण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भी नर की, यानी मेल जो होता है, जब इसकी प्यूबर्टी एज आती है। प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज नर की क्या होती है भी 14 से 16 वर्ष। जब इसकी प्यूबर्टी एज आती है तो इसका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस ये एक हार्मोन स्रावित करता है भी जिसका नाम होता है GnRH, और इसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिंग, गोनेडोट्रोपिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है बच्चों पीयूष ग्रंथि पर जाता है। किसके पास जाता है? पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है, LH और FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब इसको देखते हैं भी ये क्या करते हैं एक्चुअल में। जैसे हाइपोथैलेमस हमने देख लिया, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन स्रावित करता है भी? GnRH। और ये हार्मोन किसके पास आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी दो हार्मोन क्रिएट करती है, LH एंड FSH। LH एंड FSH। ये LH जो है बच्चों ये जाता है लीडिक कोशिका के पास। किसके पास? लीडिक सेल्स के पास। हमने देखी थी ना, वृषण में पाई जाने वाली कोशिकाएं लीडिक सेल। और ये लीडिक सेल क्या करती है फिर? ये एंड्रोजन का सिक्रीशन करती है भी। किसका सिक्रीशन करती है? एंड्रोजन हार्मोन का। यानी ऐसे एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट नहीं करती है। इससे पहले इसको जब तक टेस्टोस्टेरोन, जब तक इसको LH हार्मोन नहीं मिलेगा। और LH हार्मोन इसको कौन देगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कब ये सिक्रीट करेगी? जब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मिलेगा? गोनेडोट्रोपिंग रिलीजिंग हार्मोन। और ये कौन देगा? हाइपोथैलेमस। और ये कब देगा? प्यूबर्टी एज पर। कब देगा भाई? प्यूबर्टी एज या वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था। अब ये FSH हार्मोन जो है बच्चों ये जाएगा किसके पास? ये जाएगा सर्टोली सेल्स के पास। किसके पास? सर्टोली कोशिका के पास। और सर्टोली कोशिका जो है ये शुक्राणु निर्माण का नियमन करेंगी भी। स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगी। और साथ में ये सर्टोली सेल जो है ये इनहिबिन का सिक्रीशन भी करेगी भी। इनहिबिन, और इनहिबिन जो है अगर स्पर्म्स ज्यादा बन गए तो ये इसको नेगेटिव कर देंगे, यानी अब इसको आप सिक्रीट न करें, इनफ क्वांटिटी में स्पर्म्स बन चुके हैं। तो ये काम है नर हार्मोन जो कंट्रोल है उसका। इसी प्रकार मादा हार्मोन, मादा के अंदर फीमेल में सेम ही प्रोसेस रहेगा भी। प्यूबर्टी एज आएगी, प्यूबर्टी एज आएगी कब? 12 से 14 वर्ष में।
12 से 14 वर्ष में, तो इसका हाइपोथैलेमस जो है किसका सिक्रीशन करेगा, भी जीएनआरएच का। जीएनआरएच किसके पास जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास, और पीयूष किसका स्रावण करेगी, एलएच एंड एफएसएच। तो ये दोनों हार्मोन ओवरी के पास जाएंगे, यानी अंडाशय के पास, और अंडाशय क्या करेगा, अंडाशय जो है प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन व अंडाणु निर्माण को प्रेरित करेगी, अंडाणु निर्माण को प्रेरित करेगी। तो ये फीमेल हार्मोनल कंट्रोल है, और वो पीछे हमने पढ़ा था वो मेल हार्मोनल कंट्रोल है। अब इसके बाद हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस क्या है, यानी युग्मक निर्माण। क्या भाई, युग्मक निर्माण। और इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया। ये देखो भी, मेल जर्म सेल जो है इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और ज्यादा एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, और साथ में ही ये शुक्राणु निर्माण भी करेगा। अब मान लो इसका शुक्राणु निर्माण होता है, तो यानी इससे जो सेल बनी है इसको प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये, और अभी तक इसमें 46 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं, 46 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस फर्स्ट होगा भी, अर्धसूत्री फर्स्ट। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो आपको पता है मियोसिस फर्स्ट जो होता है तो 2 सेल बनती हैं, और ये 2 सेल बनती हैं तो इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 परंतु अभी तक इनका डीएनए जो है वो आधा नहीं हुआ है, इसलिए मियोसिस सेकंड करना जरूरी है। तो ये मियोसिस सेकंड करेगी तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4। 2 से कितनी बन जाएंगी, 4। अब ये एक्चुअल डिवाइड होगी, और इनमें भी कितने गुणसूत्र हैं, 23। अब इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं भी, स्पर्मेटिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पर्मेटिड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स जो है इनमें कितने क्रोमोसोम है, 23। अब इस स्पर्मेटिड से ये देखो क्या बन रहे हैं, स्पर्म। तो ये क्वेश्चन आया था भी, स्पर्म किससे बनते हैं, तो स्पर्मेटिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्पर्मेटिड से बनते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या भाई, स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, स्पर्मेटिड से क्या बनना बच्चों, स्पर्म्स का बनना। किसका बनना, स्पर्म का बनना। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस जो है ये oogenesis से डिफरेंट है। oogenesis में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाकी की ये तीनों अवस्थाएं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, ये तीनों oogenesis में भी हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जिससे स्पर्म्स बनना प्रारंभ होंगे वो स्पर्मेटोगोनिया है, जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका मियोसिस होना है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। इससे जो 2 सेल्स बनेंगी वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगी भी। क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट, और इनसे जो 4 सेल बनेगी मियोसिस सेकंड के बाद वो कहलाएंगी स्पर्मेटिड्स। क्या कहलाएंगी? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे बच्चों? स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्म, या इनको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ भी इनको कहते हैं। तो ये प्रोसेस है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र निर्माण। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में स्पर्मियोजेनेसिस जो है, स्पर्मियोजेनेसिस जो है इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों शुक्र कायांतरण। क्या बोलते हैं? शुक्र कायांतरण। इसका मतलब क्या है? स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्म। क्या बनना बच्चों? स्पर्म्स। अब बात करेंगे हम, स्पर्म्स बन गया तो स्पर्म्स की स्ट्रक्चर, शुक्राणु की संरचना कैसी है? शुक्राणु, स्पर्म। तो भाई इस प्रकार का हेड होता है उसका। इस प्रकार की एक संरचना स्पर्म्स। यहां पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, कुंडलित माइटोकॉन्ड्रिया या स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसकी टेल है जो इसके गमन में सहायता करती है, गमन में सहायक है। और ये इसका केंद्रक है जिसके अंदर कितने गुणसूत्र है भी? 23 गुणसूत्र। ये इसकी मिड बॉडी है, मिडल पीस है। और ये इसका हेड है, सिर है। और इसके अंदर क्या है? गुण, जो केंद्रक है इसमें कितने गुणसूत्र हैं बच्चों? 23। और इसके आगे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं भी? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इसका निर्माण कौन करता है भी? इसका निर्माण गोल्जी गाय करता है। कौन करता है? गोल्जी गाय। तो ये एक स्पर्म की संरचना है। ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसको एनर्जी देती है, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा घर है। तो ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है इसमें। ये इसका हेड हो गया। इसके अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसमें कितने गुणसूत्र है अभी? 23 अभी हमने देखा। और इसका निर्माण किससे हुआ है? स्पर्मेटिड से। किससे हुआ है? स्पर्मेटिड से। अब बात करते हैं oogenesis की। किसकी भाई? oogenesis। ये oogenesis है बच्चों। इस oogenesis में ये जो जिससे ओवम बनेगा उसको हम बोलेंगे oogonia। क्या बोलेंगे भी? oogonia। अब ये oogonia समसूत्री विभाजन करेगा तो एडिशनल oogonia बनाएगा। और अगर इसका सिलेक्शन हो गया किसके लिए? अंडाणु निर्माण के लिए, तो ये जो कोशिका है ये प्राइमरी oocyte कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट, यानी अर्धसूत्री फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो ये देखो, ये सेल बनी, ये पोलर बॉडी बनी, ध्रुवीयकाय। ये हो जाते हैं नष्ट। ये जो भी ध्रुवीयकाय इसमें बनेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ये सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी oocyte है। द्वितीयक oocyte भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक oocyte। मैंने आपको पहले ही बताया था भी ये द्वितीयक oocyte जो है अंडोत्सर्ग में बाहर आएगा। अब इसके साथ स्पर्म मिलेंगे, इसके साथ स्पर्म मिलेंगे, फिर इसका होगा मियोसिस सेकंड। फिर क्या होगा भी? मियोसिस सेकंड होगा, अर्धसूत्री सेकंड होगा। फिर जो पोलर बॉडी बनेगी वो नष्ट हो जाएगी। और अगर निषेचन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? युग्मनज।
तो आप देखें भी एक प्राइमरी oocyte से केवल एक अंडाणु बनता है, एक प्राइमरी oocyte से केवल एक अंडाणु बनता है। अंडोत्सर्ग किसका होता है? द्वितीयक oocyte का होता है। जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। निषेचन किसके साथ होता है? सेकेंडरी oocyte के साथ। उसके बाद इसमें अर्धसूत्री सेकंड होता है, फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, क्या बन जाता है? युग्मनज, या इसको क्या बोलते हैं हम? जाइगोट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फेज भी है, ग्रोथ फेज भी है और मैच्योरेशन फेज भी है। यहाँ पे कितने गुणसूत्र थे? 46। यहाँ भी कितने? 46। यहाँ पे 23, यहाँ भी 23। परंतु यहाँ पे कौन सी अवस्था एब्सेंट है? स्पर्मियोजिनेसिस। स्पर्मियोजिनेसिस, क्योंकि यहाँ पे वहां तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके अंतर का भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। तो ये है भाई oogenesis। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? oogenesis। oogenesis या अंडाणु निर्माण। अंडाणु निर्माण। अब बच्चों अंडाणु की संरचना हम देख लेते हैं। अंडाणु की संरचना देख लेते हैं अभी। ये इसका केंद्रक हो गया अभी, 23 गुणसूत्र। इसके चारों ओर जो है इस प्रकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं भाई? कोरोना रेडिएटा। यहां जो ये परत पाई जाती है इसको बोलते हैं भी जोना पेलिसुडा। इसके अंदर कोर्टिकल्स कण पाए जाते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं कोर्टिकल कण। क्या पाए जाते हैं? कोर्टिकल कण पाए जाते हैं। तो ये एक अंडाणु की संरचना है, या इसे हम कहेंगे ओवम। क्या कहेंगे भी? ओवम। तो देखो शुक्राणु भी बन गए, अंडाणु भी बन गए, और साथ में हमने हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिया। परंतु हमने एक बात की थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की भी। अंडाणु जो है ये महीने में एक बार बनता है, तो किस प्रकार बनता है? तो हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी अध्ययन करना जरूरी है। देखो भाई, ये एक तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र जो है, मासिक चक्र 28 दिन का होता है बच्चों। यहाँ पे मैं पहला दिन, यहाँ पे मान लो 14वें दिन, ये पहले 5 दिन, फिर 6 से लेकर 14 दिन, 14 से लेकर 28 दिन। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। इसमें जो ये पहले 5 दिन जो है ये ब्लीडिंग फेज कहलाते हैं भी, या रक्त स्त्रावण अवस्था। क्योंकि इसके अंदर एंडोमेट्रियम टूटती है और रक्त के रूप में बाहर आती है। यहां पे क्या होगा? प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। वैसे प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में, द्वितीयक पुट्टिका में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, द्वितीयक से तृतीयक में, टर्सरी फॉलिकल, और फिर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुट्टिका में। ग्राफियन पुट्टिका यहाँ पे टूट जाएगी तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। अभी अंडोत्सर्ग हो गया। क्या हो गया? अंडोत्सर्ग। और बाहर क्या आया? द्वितीयक oocyte। अब ये बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब महत्वपूर्ण है भैया।
अंडोत्सर्ग किसका होता है? द्वितीयक oocyte का। फिर यहाँ पे स्पर्म मिलेगा, अभी हमने देखा ना, यहाँ स्पर्म मिलेगा, फिर इसका मियोसिस सेकंड होगा, फिर ये युग्मनज में बदलेगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है किसका स्त्रावण करेगी? प्रोजेस्टेरोन का। किसका स्त्रावण करेगी बच्चों? प्रोजेस्टेरोन का। और कॉर्पस ल्यूटियम अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये फेज कहलाएगी ल्यूटियल फेज। क्या कहलाएगी? ल्यूटियल अवस्था। और ये लास्ट 25 से 28 दिनों के अंदर ये नष्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, फिर ये दोबारा काम शुरू होगा, फिर अंडोत्सर्ग होगा। कब होगा? बिल्कुल मध्य में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब होगा? बिल्कुल मध्य में। तो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। मासिक चक्कर जो है बच्चों, मासिक चक्कर जो है ये एक तो 28 दिन का होता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग जो है ये बिल्कुल मध्य में होता है, बिल्कुल मध्य में, इन द मिडल। यानी 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है तो अंडोत्सर्ग 14वें दिन होगा भी। ठीक है। और इसके अंदर जो हॉर्मोनल्स कंट्रोल है, हॉर्मोन्स का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम देख लेते हैं। हॉर्मोनल्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं भी, ये देखो डायग्राम के रूप में देख लो। अगर हम बात करें एफएसएच की, तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये एफएसएच है भी। यानी जब ये पहले दिन स्टार्ट होती है तो एफएसएच का लेवल, ये रेड कलर की लाइन किसको शो कर रही है? फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका स्त्रावण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। तो ये थोड़ी सी ज्यादा स्त्रावित होता है, किससे? एलएच से। किससे भी? एलएच से। ये ब्लू लाइन एलएच की है। परंतु जब 14वां दिन आता है तो एलएच पीक पर होता है। क्या होता है? पीक पर। तो आपसे पूछ ले अंडोत्सर्ग के कारक हार्मोन, कारक हार्मोन कौन है भी अंडोत्सर्ग का कारक हार्मोन? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है भी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14वें दिन ये पीक पर है, इसी कारण अंडोत्सर्ग हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, तो ये ब्लू लाइन एस्ट्रोजन की है, देखो भी एस्ट्रोजन जो है 14वें दिन इसका भी लेवल हाई होता है। इसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर गिरता है। और ये प्रोजेस्टेरोन देखो, प्रोजेस्टेरोन स्टार्टिंग में तो कम है। प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? जब ग्राफियन पुट्टिका नष्ट हो जाएगी। ये देखो रप्चर होगी ना, ग्राफियन पुट्टिका क्या होगी? नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद क्या बन गई? कॉर्पस ल्यूटियम बन गई। कौन बन गई भी? कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम किसका स्त्रावण करेगी? प्रोजेस्टेरोन का। तो इसका लेवल भी बढ़ जाएगा, और लेवल बढ़ जाएगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगी लेवल वापिस कम हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो इवेंट्स, एंडोमेट्रियम की क्या स्थिति है, यूट्राइन के अंदर क्या कंडीशन है? एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग हुई, नष्ट हुई, टूट रही है, फिर बनेगी, बनेगी, डेवलपमेंट होती जाएगी, होती जाएगी। अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर टूट जाएगी, टूटेगी तो रक्त के रूप में बाहर आ जाएगी। तो ये सारे इवेंट्स हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किस प्रकार से बढ़ते हैं, ये ओवरी के अंदर की घटनाएं हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन, रप्चर, अंडोत्सर्ग हो गया। देखो ये ओवुलेशन हो रहा है यहाँ पे, अंडोत्सर्ग बिल्कुल मध्य में, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगी? कॉर्पस ल्यूटियम में, और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ गया। तो ये है हार्मोनल कंट्रोल।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, आपसे ये भी पूछ सकता है एस्ट्रोजन पीक पर होता है अंडोत्सर्ग के समय या प्रोजेस्टेरोन, तो एस्ट्रोजन होगा। अंडोत्सर्ग के बाद कौन सा पीक पर जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। और फिर अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी, कब होगी, निषेचन नहीं हुआ तो ये डाउन चला जाएगा। तो ये स्थिति है। अब चलते हैं अपने, इसके बाद जो है, इसके बाद चलते हैं निषेचन पर। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, यानी हमने दो इवेंट्स पढ़ लिए हैं। एक तो प्री जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन से पूर्व के दोनों इवेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से थे भी? एक तो नर व मादा जनन तंत्र यानी युग्मक निर्माण। अब युग्मक निर्माण के बाद में किसकी बारी आएगी? निषेचन की बारी आएगी भी। तो निषेचन है क्या? निषेचन की परिभाषा क्या है बच्चों? समान जाति के युग्मकों या नर व मादा युग्मकों का संलयन। समान जाति के इंपॉर्टेंट है, जेट में पूछा गया क्वेश्चन भी है, जेट में आया था ये। निषेचन की परिभाषा बताएं। तो यहाँ पे सीधा नर व मादा युग्मकों का संलयन नहीं, समान जाति के होने जरूरी है। मनुष्य है तो मनुष्य के नर और मादा युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाएगा। तो इसमें इसका मतलब है भी स्पर्म जो है ये ओवम से फर्टिलाइजेशन होता है इसका, अंडाणु से। शुक्राणु का किससे हो रहा है भी? अंडाणु से मिलन हो रहा है। ये दोनों केंद्रक आपस में मिलेंगे, दोनों केंद्रक मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? युग्मनज का, या इसको बोलते हैं जाइगोट। परंतु यहां पे आपको पता है भी शुक्राणु के पास इतनी क्षमता नहीं है भी वो अंडाणु की इन कोरोना रेडिएटा जोना प्लेसूडा को भेद दे। तो इसके लिए फर्टिलाइजेशन थ्योरी, अभी वो थ्योरी कौन सी है? निषेचन के लिए, निषेचन हेतु क्या जरूरी है? निषेचन हेतु एक तो है एक्रोसोम क्रिया। एक्रोसोम क्रिया भाई, एक्रोसोम शुक्राणु के अग्रभाग पर पाया जाता है। इसका निर्माण कौन करता है भी? गोल्जी का ये करता है। इसमें हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है जो अंडाणु की झिल्ली को गला देता है। यानी पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। शुक्राणु के आगे जो ये पाया जाता है एक्रोसोम, यही अंडाणु की इन झिल्लियों को भेदता है और इन दोनों के केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो पीछे रह जाती है भी, ध्यान रखना। तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्रोत कौन है? केवल मां है, अंडाणु से आती है। शुक्राणु वाली माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगी? पीछे रहेगी। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये है भी इनको आपस में, ये शुक्राणु अंडाणु को ढूंढेगा कैसे? जैसे ये है, ये स्थितियां हैं।
अब स्पर्म आएगा तो स्पर्म को पता कैसे चलेगा भी यहाँ पे अंडाणु है, तो भाई स्पर्म को ऐसे पता चलेगा भी अंडाणु जो होता है ना, अंडाणु अमीनो अम्लों की बनी एंटी फर्टिलाइजिन पाई जाती है भी, एंटी फर्टिलाइजिन पाई जाती है। अब इसको नेगेटिव से शो करेंगे तो फर्टिलाइजिन जो है, फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन में, एंटी फर्टिलाइजिन में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है भी, क्या होता है, आकर्षण होता है। इस कारण शुक्राणु जो है अंडाणु को ढूंढ लेता है। अब निषेचन की बात कर ली, निषेचन को हमें इस प्रकार से भी बता सकते हैं भी, निषेचन के अंदर, निषेचन में दो अवस्थाएं होंगी, एक तो कैरियोगेमी, केंद्रक संलयन, जिसमें नर व मादा युग्मक के केंद्रक संलयित होते हैं भी, और एक है साइटोगेमी, जिसमें कोशिका द्रव्य का संलयन होता है, कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। तो ये है निषेचन, फर्टिलाइजेशन की दो अवस्थाएं। अब भाई फर्टिलाइजेशन तो हो गया, पर ये एक चीज ध्यान देने वाली है भी, एक स्पर्म एंटर किया, दूसरा क्यों नहीं कर सकता? स्पर्म्स तो करोड़ों की संख्या में जाते हैं, मिलियंस की संख्या में जाते हैं, हालांकि वो स्टार्टिंग में मर जाते हैं, पर 10% आगे बढ़ते हैं, उनकी भी संख्या बहुत होती है। तो स्पर्म एक ही एंटर किया है, दूसरा नहीं किया। इसका भी मैं रीजन आपको बताता हूं भी, इसका क्या रीजन है। पॉलीस्पर्मी को बचाने के लिए, पॉलीस्पर्मी रोकने हेतु, भाई पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है, एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश को रोकना, एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश को रोकना क्या कहलाता है, पॉलीस्पर्मी कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो अंडाणु के कोर्टिकल कण हैं, कोर्टिकल कण हैं, इनके अंदर ये क्या करेंगे, एक शुक्राणु प्रवेश करते ही, एक शुक्राणु प्रवेश करते ही निषेचन कला बना लेते हैं। निषेचन कला यानी फर्टिलाइजेशन लेयर, लेयर बना लेते हैं, जो अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीस्पर्मी को बचाती कौन है, निषेचन कला। कौन बचाती है भी, निषेचन कला। तो ये निषेचन कला जो है एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, शुक्राणु बन गए, अंडाणु बन गए, उनका संलयन भी हो गया। अब संलयन हो गया तो अब क्या क्या अवस्थाएं आएंगी भी, आगे वो शिशु कैसे बनेगा, भ्रूण कैसे बनेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए आप, अंडोत्सर्ग हुआ, ओवुलेशन हुआ, अंडाशय ने अंडाणु को बाहर निकाला, और ये कौन सा oocyte था, सेकेंडरी, सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte ये एम्पुला रीजन है,
एम्पूला रीजन के अंदर कौन आए? शुक्राणु आए, स्पर्म्स आए भाई, स्पर्म, और ये इनमें एक में प्रवेश कर गया। अब ये जाइगोट बन गया, मियोसिस सेकंड हुआ और ये क्या बन गया? जाइगोट। अब इसके अंदर क्लीवेज होगा, विदलन। ये विदलन जो होता है ये थोड़ा फास्ट होता है भी, क्लीवेज बोलते हैं इसको, विदलन, विदलन या क्लीवेज। तो एक कोशिका के अंदर 2 बन गई, फिर दूसरे और तीसरे चौथे दिन के बाद में 2 से क्या बन गई? 4 बन गई, 4 से 8, 8 से 16। अब ये 8 से 16 वाली स्टेज जो है बच्चों, ये मोरूला स्टेज कहलाती है। मोरूला, मोरूला अवस्था, या इसको बोलते हैं तूतक अवस्था। उसके बाद ये धीरे धीरे गर्भाशय में प्रवेश किया, 6 या 7, 4 दिन के बाद में ये प्रवेश कर रहा है। 7वें और 8वें 9वें दिन ये जो है एंडोमेट्रियम से बच्चों जुड़ जाता है। मोरूला, ब्लास्टूला, यानी और ज्यादा सेल्स बन गई, ब्लास्टोसिस्ट बन गई, ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन गई, और ये लेयर जो है ये किससे जुड़ गई? एंडोमेट्रियम से जुड़ाव हो गया। किसका? इस संरचना का। अब ये संरचना आगे किस में बदलेगी? भ्रूण में। अब भ्रूण में बदलेगी तो भ्रूण में बदलेगी इस प्रकार, देखो ये यहां पे जुड़ गया एंडोमेट्रियम से, तो इसमें सबसे पहले तो 3 जर्म्स लेयर बनेगी भी, 3 जर्म्स लेयर। 3 जर्म्स लेयर एंडोमेट कौन कौन सी होती है भी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों लेयरें क्या करेंगी बच्चों? अंगों का निर्माण करेंगे आगे जाकर। किसका निर्माण करेगी? अंगों का निर्माण करेगी। और यहाँ पे फिर प्लेसेंटा भी बनेगी। आपको पता है जो भ्रूण जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है भी। अपरा इसको बोलते हैं। अपरा जो है ये इंटीमेट कनेक्शन है भी, इंटीमेट कनेक्शन किसके बीच? फीटस एंड मदर के बीच, मां के बीच। अब ये इस प्लेसेंटा की जो इसी के द्वारा भोजन, ऑक्सीजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मटेरियल जो है, अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो बाहर जाएंगे। ऑक्सीजन, भोजन जो है इसी के द्वारा अंदर आएगा। क्योंकि ये इंटीमेट कनेक्शन है, ये सारा कुछ सुविधा जो है बच्चे को प्रदान करेगी। अब प्लेसेंटा से जुड़े क्वेश्चन क्या आ सकते हैं भी? प्लेसेंटा, इससे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं भी, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है भी? कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? एक तो ये स्रावित करते हैं ह्यूमन क्रोनियो गोनेडोट्रोपिन, HCG। एक ये स्रावित करती है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। साथ में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन का स्त्रावण भी करती है भी। और साथ में रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन का स्त्रावण भी करती है। तो ये 2 मेन हार्मोन है, इनका ध्यान रखना। HCG जो है ये जो स्ट्रिप के द्वारा गर्भावधि चेक की जाती है भी, प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो इसी
ये हार्मोन जो है ये यूरिन में सम्मिलित हो जाता है, जिस वो स्ट्रिप जो है इसको डिटेक्ट कर लेती है, इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिपोर्ट है। और ये HPL जो है ये दुग्ध जो निर्माण है उसके लिए सहायक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्रसव पीड़ा, रिलैक्सिन का ध्यान रखना, रिलैक्सिन प्रसव पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है भी, प्रसव पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन हो गया भी। अब जो गर्भावधि अवस्था है, गर्भावधि पीरियड जो है, प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो है 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन, 9 महीने प्लस माइनस 7 दिन। तो ये थे बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, गैमेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु निर्माण, अंडाणु निर्माण, उसके बाद उनका निषेचन, और निषेचन के बाद शिशु का विकास, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमने मनुष्य में जन्म के तीनों इवेंट कर लिए हैं, निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन के बाद। और इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे तरीके से 2 या 3 बार वीडियो देख लेना, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्विज है उनको कर लेना, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।